कुछ लोग और ज्वाइन कर ले तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ लोग और ज्वाइन कर ले तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास, ठीक है। चलें जी, लोग जब ज्वाइन करेंगे करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मसला है इस कोर्स का कि चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड है, और अगर आप 10-15 मिनट की बात भी छोड़ देते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ब्रेक से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछा था, उसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो दे सकता है। किसी ने 18 बोला, किसी ने 19 बोला। हाँ भाई, जो थर्ड स्टूडेंट है वो बताएं। 18। देखिए, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप अपने कोड के अंदर कितने टोकन्स की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप आगे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए, यहाँ ना इस सवाल को पूछने का आपसे मकसद ही यही था कि आप बेसिक आइडिया को पिक करें, चीज़ों के पीछे नहीं भागें, आइडिया के पीछे भागे ना, तो आइडिया पिक करें। आइडिया क्या है बेटा यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब जो 18 बोल रहा है, जो 19 बोल रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो रिपीटेशन को भी काउंट कर रहा होगा, ठीक है। अब इंटीजर एक जगह आ गया, अब के जो है वो एक काउंट होगा, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो। के जो है ना वो आइडेंटिफायर के तौर पे कॉल हो रहा है, इंटीजर इंटीजर के तौर पे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी कॉन्टेक्स्ट पे कि आप किस तरह से देखें। अब यहाँ पर लेस देन अलग है, और प्रिंट करवाने के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं आप, दो ऑपरेटर, वो अलग है। तो देखिए, ये दो अलग लिए हुए, ये अलग लिया हुआ। अगर आप बोले नहीं सर यही सिंगल है और फिर ये दो दफा ये आया हुआ, नहीं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर इंडिविजुअल हैं तो उनकी मीनिंग अलग है, और अगर उसके बाद वही चीज दोबारा लिखी हुई है तो उसकी मीनिंग अलग है। जैसे कि प्लस प्लस है, सिंगल प्लस का मतलब अलग है और डबल प्लस का मतलब अलग होता है, ऐसा ही है ना।
सिंगल प्लस का मतलब होता है अलग और डबल प्लस का मतलब होता है अलग। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो टोटली डिपेंड करता है। तो आपका सबसे पहला टास्क क्या होता है जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जब भी आप टोकन जनरेट करने की कोशिश करते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा वो ये होता है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लैंग्वेज में पॉसिबल टोकन्स कौन कौन से आ सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक कोड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल लैंग्वेज, कि ओवरऑल लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिक टोकन्स कितने आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी लैंग्वेज के अंदर कितनी तरह के टोकन हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, अब कैसे अच्छे टोकन्स को कैसे चूज किया जाता है किसी भी लैंग्वेज में, जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको अपना ही नाम असाइन कर दो। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना किसी लैंग्वेज में उनको उन्हीं का नाम असाइन कर दो। कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, जर्नल पर्पस के लिए नहीं हो सकते। जैसे इफ है, अगर आप कहीं पर इफ लिखते हैं, चाहे इफ के सिंटैक्स में लिख रहे हो या इफ के सिंटैक्स में ना लिख रहे हो, वो उसको कीवर्ड ही कंसीडर करेगा। ऑल दो कि अगर आप इफ के सिंटैक्स में नहीं लिख रहे तो वो उसको चलाएगा नहीं, लेकिन उसको कीवर्ड कंसीडर करेगा जब ही नहीं चलाएगा। मतलब सपोज करें मैं डिफाइन कर दूं इंटीजर इफ, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है कोड रन नहीं होगा। तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको आप उन्हीं के टोकन असाइन कर देते हैं। समझ गया? जो डिफरेंट पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं उनको भी अपना टोकन असाइन कर दें, जैसे सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, ठीक है, उनको भी अपना टोकन असाइन कर दें जिनकी मीनिंग होती है। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, मैं जनरल बात नहीं कर रहा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, जो मीनिंगफुल एंटिटीज हैं और उन जो पंक्चुएशन सिंबल्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको उन्हीं का टोकन असाइन कर दो। अब जो एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं किसी टोकन के, उनको आप ग्रुप कर दो। जैसे मैंने कहा आइडेंटिफायर, अब आइडेंटिफायर डिफाइन करने का तरीका आपको सी लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास में सिखाया गया था। आइडेंटिफायर डिफाइन करने का तरीका आपको सी लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास में सिखाया गया था कि भाई जो भी आइडेंटिफायर होता है, बेसिकली आइडेंटिफायर का मतलब क्या है कि मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। जो भी आइडेंटिफायर होता है बेटा वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता, ऐसा ही है। उसमें पहला कैरेक्टर जो होता है वो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर होता है, उसके बाद नंबर आ सकते हैं, स्पेस नहीं आ सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो वो तमाम लेक्सिम जो एक से ज़्यादा तरीके के हो सकते हैं और एक सिंगल, तो उसको ग्रुप असाइन करते हैं। जैसे न्यूमेरिक नंबर है, अब आपने न्यूमेरिक नंबर कहीं पर भी आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे सर, आप उसको एक टोकन असाइन कर दें इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर फ्लोटिंग का नंबर है कोई तो फ्लोट कांस्टेंट करते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे। अगर आप ओवरऑल नंबर्स को कांस्टेंट कह रहे हैं, नंबर कांस्टेंट, तो नंबर कांस्टेंट कह लें, उसमें इंटीजर भी आ जाएगा, फ्लोट भी आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो हैं किस तरीके से टोकन बनाते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि देखिए कंपाइलर आप बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे कंपाइलर के अंदर कितनी तरह के पॉसिबल टोकन हैं, क्योंकि आप तो उसकी मीनिंग की बात कर रहे हैं। मैं जब ग्रामर में कोई सेंटेंस लिखता हूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो भी मैं सेंटेंस में लिख रहा हूँ या ऐसे लिख रहा हूँ, उसके अंदर तमाम वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग होती है। लेकिन जहाँ मैं कोई ऐसा वर्ड लिख दूँ जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं हो, तो आप क्या करते हैं, हम उसको उठा के गार्बेज में फेंक देते हैं। आप बोलते हैं सर ये तो अजीब सी बात लिखी हुई है। तो इसी तरीके से कंपाइलर में भी आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टोकन बनाते हुए एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ता है, वो ये है कि जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कमेंट्स हैं, हमारे काम के नहीं है। वाइट स्पेस है, मतलब स्पेसेस है, वो हमारे काम के नहीं है। टैब दबा हुआ है, वो हमारे काम का नहीं है। तो ये भी बड़ा चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अब ना, अब लेक्सिकल एनालाइजर देखने में तो आसान लग रहा है कि भाई ये तो सर बड़ा आसान सा काम है, लेकिन मुश्किल काम है। समटाइम्स कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें वाइट स्पेस ना इररेलेवेंट होते हैं। देखें देखें, वाइट स्पेस इररेलेवेंट है। अगर आप लैंग्वेज, हमें फोर्ट्रान नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती, लेकिन मैंने उसका कोड लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं कि मतलब है, अगर आप स्कैनिंग कर रहे हैं, मतलब लेक्सिकल एनालाइजर बना रहे हैं स्पेस के बिहाफ पे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था और आप भी मुझे बता रहे थे आसाम,
कि अगर मैं स्पेस को यूज करके लेक्सिकल एनालाइजर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखें अगर ये लैंग्वेज होगी तो फंस जाओगे, ऐसा ही है क्योंकि इसमें स्पेस जो है रेलिवेंट है। अब जब आप इसमें टोकन जनरेट करोगे आप बोलोगे डू 5 एक सिंगल हमारा टोकन है, ऐसा नहीं है, इसमें डू अलग है, 5 अलग है, आई अलग है। बस हमें ना ये डिसाइड करना है कि सर कैसे हम ना चीज़ों को पार्टीशन कर सकते हैं, हमें कैसे पता होगा कौन सी चीज़ किसके साथ एसोसिएट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। सबसे पहला टास्क इसका ये होता है कि हाउ डू वी डिटरमाइन विच लेक्सिम आर एसोसिएट विद ईच टोकन। हमें सबसे पहले कैसे पता चलता है कि कौन सा लेक्सिम किस टोकन के साथ एसोसिएट है। फिर दूसरा सवाल हमारा ये होता है, पहला सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि कौन सा लेक्सिम किस टोकन के साथ एसोसिएट है। फिर हमारे दिमाग में दूसरा सवाल आता है व्हेन देयर आर मल्टीपल वेज वी कुड स्कैन द इनपुट और डू वी नो विच वन टू पिक। हमारे पास अगर एक टोकन को एक से ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, हमारे पास एक लेक्सिम को एक से ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, ये सवाल जब आएगा तो ज्यादा डिटेल में समझ में आऊंगा। फिलहाल पहले सवाल की बात कर लेते हैं। अब जैसे देखें मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि tokens for keyword like if and while probably only match those lexims exactly। अब कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वही बात मैं आपसे कर रहा था। अब थोड़ा सा अब आपको लगेगा आप पिछले कोर्स की कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, तो मैं उसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, जब भी क्लास खत्म होगी मेरी आज, तो मेरा मानना ये है कि मैं नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटा का कुछ ना कुछ रिवाइज करके आना है मुझे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑटोमेटा का कुछ ना कुछ रिवाइज करके आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके वगैरह अगर आप आएंगे तो बेकार हो जाएगा। अच्छा जी, देखें नंबर टोकन हो सकता है। नंबर टोकन क्या हो सकता है जिसमें सारे नंबरदार हों। स्ट्रिंग टोकन हो सकता है जिसमें सिंगल कैरेक्टर्स आ रहे हो। लेकिन कुछ टोकन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही नाम होता है। जो शुरू में मैं आपसे बात कर रहा था, आप सब लोगों से जो मौजूद थे, वो आप समझ में आएगी। देखें कीवर्ड वाइल है, उसके अंदर एक ही चीज होती है। तो अगर आप सिर्फ वाइल कह दें तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस टोकन की बात हो रही है, वाइल के टोकन की बात हो। अब प्रेजेंटेशन का तरीका है, मैंने आपसे कहा ना शुरू में टी लिखें नहीं लिखें या नोट बना के लिखें या ब्रैकेट के अंदर लिखें, टोटली डिपेंड अपॉन योर चॉइस, इट्स योर चॉइस कि आप जो उसको किस तरह से करना चाह रहे हैं। ये देखिएगा। अब एक तरीका तो वही हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मल लैंग्वेजेस। पहला तरीका तो वही है कि आप अपने यूजर से बोले भाई कोड ऐसा लिखो कि जिसमें ना स्पेस हो, तो मैं स्पेस को यूज करके बड़े आराम से अलग कर सकता हूँ चीज़ों को। लेकिन डेफिनेटली आप यूजर को पाबंद नहीं कर सकते कि वो स्पेस के साथ कोड लिखे। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात होती है। फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या है, ऑटोमेटा होती है, ग्रामर होती है, उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। तो आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ मैं क्या क्या होता था। सबसे पहले हमने फॉर्मल लैंग्वेजेस ऑटोमेटा थ्योरी के कोर्स में रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, याद है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वो जितना भी याद है उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। उसमें 4-5 रूल्स होते थे। एक रूल्स क्या होता था, कॉन्केटेनेशन का, कि R1 फॉलोड बाय R2, R1 फॉलोड बाय R2। अगर किसी चीज के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, R1 यूनियन R2, मतलब जो हम R1 प्लस R2 लिखते थे वो R1 और R2 लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, सिर्फ चीजें समझ में आनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। देखें ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, ठीक है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, R1 प्लस R2। आर क्लोजर क्या होता था, इट्स बेसिकली द जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर। अब ये देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली स्लाइड ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ये देखें आर क्वेश्चन मार्क का मतलब होता था आर और नथिंग। मतलब किसी चीज के बाद अगर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता था या तो वो चीज लेनी है या नहीं लेनी। इट्स लाइक सिंगल आर और नॉट आर, मतलब आपके पास चॉइस होती थी कि आप आर लें या ना लें। आर क्लोजर का मतलब ये होता था कि जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर, जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर। आर प्लस का मतलब होता था वन और मोर अकरेंसेस ऑफ आर। इसका मतलब है इसमें एप्सिलॉन भी शामिल है, इसमें एप्सिलॉन शामिल नहीं है। इसके जो सेट बनेंगे वो बनेंगे एप्सिलॉन कॉमा आर
कॉमा आर आर, कॉमा ट्रिपल आर, कॉमा डबल आर एंड सो ऑन। इसके जो सेट बनेगा वो कहाँ से बनेगा? एटलीस्ट वन आर। और ये क्या है? एन आर वन फॉलोड बाय आर टू। और ये क्या है? आर वन यूनियन आर टू। ये हम पिछले कोर्स में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा पाथ ये है कि हम लेक्सिकल एनालाइजर का काम बड़े आराम से किसके जरिए कर सकते हैं? ऑटोमेटा के जरिए। और ऑटोमेटा के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है? रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक रूल्स थे, ये देखें। अब अगर आपसे बोला जाए, अब आपको यहाँ पर ना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि आप उस कोर्स में पढ़ चुके हैं और नए कोर्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज सिखाया जाएगा डेफिनेटली। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आप मुझे इसके कुछ स्ट्रिंग बना के दिखा सकते हैं? इसका मतलब है 0 और 1, या तो 0 या तो 1, और क्लोजर लगा हुआ है, फिर बीच में 2 0 लिखे हुए हैं, फिर इसका मतलब है 0 या 1 क्लोजर। जितना आपको याद है आप इसके मुझे कुछ स्ट्रिंग, पॉसिबल स्ट्रिंग बना के दिखा सकते हैं? सामने बताया पहला 0 0। हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश ये होती है स्ट्रिंग बनाते हुए कि हम सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। और कोई बताइए? बेटा कोई और भी बताइए मुझे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे सिंपल वर्ड्स में ये बता दीजिए कि ये जो आपके सामने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसकी लैंग्वेज क्या है? सिंपल वर्ड्स में आपसे ये पूछा जाए कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसकी लैंग्वेज क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में आपसे ये पूछा जाए कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसकी लैंग्वेज क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, मतलब जो आपको समझ में आता है वो आप बता दें। हर चीज़ की एक लैंग्वेज होती है ना। ये है, ठीक है। नहीं बाइनरी नहीं है बेटा, लैंग्वेज का मतलब कुछ और होता है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग शायद मेरी बात, मैंने आपसे कहा ना आप लोगों को पिछले कोर्स की बातें याद नहीं है बेटा। बाइनरी मतलब नहीं है यहाँ पर इसका। लैंग्वेज का मतलब होता है किस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है, रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकती है, और किस चीज़ को नहीं बना सकती। तो मेरा सवाल ये है, आप लोग गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पिछली पिछली क्लास का या पिछले कोर्स का ज़रूरत पड़ेगी इधर। जितना भी पढ़ा ना आपने उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जी ये रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज पूछ रहा हूँ बेटा, लैंग्वेज। मैं आपसे अल्फ़ाबेट नहीं पूछ रहा। अल्फ़ाबेट पूछता तो आप बोलते सर 0 या 1 आएंगे। लैंग्वेज का मतलब ये होता है सर स्टार्ट विद ए है या एंड विद बी है, या ये करेगा कि सर ये कहता है कि लेंथ इतनी होनी चाहिए, या ये इस तरीके से पूछ रहा हूँ। नहीं अभी भी मैंने आपको समझाया, आप जवाब दीजिए। जी इसकी लैंग्वेज है कि कम से कम ये हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है जिसमें डबल जीरो का सब स्ट्रिंग आया हुआ। देखिए लिखा अभी, आप लोग पढ़ते ही नहीं है कुछ। Here is a regular expression for a string containing 0 0 as a substring. Here is a regular expression for a string containing 0 0 as a substring. Are you getting the point? Here is a regular expression for string containing 0 0 as a substring. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा बेटा। लैंग्वेज ये है, लिखो साद बेटा, मुझे नहीं पता आपने ऑटोमेटा में कितना पढ़ा है,
लेकिन लैंग्वेज का मतलब ना इस कोर्स में ये होता है कि किस सेट को एक्सेप्ट करेगा और किस सेट को रिजेक्ट करेगा, कि भाई हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसमें 2 जीरो एक साथ आ रहे होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ, जिस लैंग्वेज में 0 0 एज अ सब स्ट्रिंग आ रहा होगा, चाहे वो स्टार्ट में आ रहा हो, चाहे वो एंड में आ रहा हो, चाहे वो सेंटर में आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये देखें, इन्होंने 4 बना के दिखाई है। लास्ट में 0 0 आ रहा होगा, इन्होंने रैंडम बनाई है, रैंडम बनाई है इन्होंने, ऐसा नहीं किया कि सबसे छोटी से बनाई हो। लेकिन ये अब ये देखें, एक और रेगुलर एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप मेरी हेल्प ये देखें, इन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ किससे बनी है। ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये इधर से बना है, ये मस्टर्ड कलर इससे बना है, पर्पल कलर इससे बना है। ये देखें, अभी देखें, मुझे बताएं कि इससे कौन कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकते हैं आपके ख्याल में। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लीजिए। बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट होगा। अब इसकी लैंग्वेज कुछ और है बेटा, हर रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज कुछ और होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, पिछले कोर्स में आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा कुछ भी। अब साथ में जो बताया ये कुछ स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट हो सकते हैं, ऐसा ही है ना। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए इन स्ट्रिंग को देखते हुए कितने आप इसकी लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ट्रू। नहीं, इसमें तो देखें 4 लेंथ के स्ट्रिंग आ रहे हैं बेटा। हाँ एग्जैक्टली 4 लेंथ, बिल्कुल। मैं ये भी कह सकता हूँ, मतलब देखिए एक जवाब तो आपने दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा जवाब ये भी हो सकता है कि सर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स फ्रॉम 0 to 15 इन डेसिमल। ये अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 हैं तो 4 से हम बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल में 15 तक, ऐसा ही है। ये देखें, कर सकते हैं ना। मतलब इसके ना समटाइम्स कुछ लैंग्वेज कुछ स्ट्रिंग के कुछ स्ट्रिंग की पॉसिबिलिटीज ऐसी होती हैं, बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये 4 लेंथ का है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें, अगर कोई चीज रेगुलर एक्सप्रेशन में रिपीट हो रही हो तो उसके बाद आप करली ब्रैकेट में उसकी नंबर ऑफ अकरेंस लिखते हैं। देखें स्पेसिफिक, जैसे ये 4 दफा आ रहा है तो आपने लिखा 0 या 1 और आपने करली ब्रैकेट में क्या लिख दिया 4। इससे ये पता चल गया कि 0 1 का पैटर्न कितनी दफा आ सकता है, कितनी दफा आ सकता है, 4 दफा आ सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये देखें, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है पहले 1 का क्लोजर आएगा, फिर 0 या एप्सिलॉन में से कुछ भी आ सकता है, फिर दोबारा 1 का क्लोजर आएगा। तो इसकी सबसे सिंपल सी जो डेफिनेशन है लैंग्वेज की, वो ये बनेगी कि मैक्सिमम एक 0 आ सकता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि या तो 0 ले लो या एप्सिलॉन ले लो, 1 जितने भी आए आना चाहे आ सकते हैं, यहाँ भी 1 जितने आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने 0 आ सकते हैं, एक आ सकता है। तो हियर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रिंग
that contain at most 1 0, मैक्सिमम एक जीरो आ सकता है। ये देखिएगा, आप इससे जो भी स्ट्रिंग बनाएंगे उसमें मैक्सिमम एक जीरो आ सकता है। मैक्सिमम मतलब ये एग्जैक्टली नहीं होता, मैक्सिमम का मतलब होता है एग्जैक्टली नहीं होता, मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम वन, मतलब उससे कम भी हो सकता है। क्लियर हो गई ये बात? ये देखें, ये देखें, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, जब किसी चीज को आप एक दफा या जीरो दफा पिक करते हैं तो आप उस चीज के बाद अगर एप्सिलॉन लगा दें तो वही मतलब होता है, इसका मतलब है जीरो या एप्सिलॉन। तो आपने जीरो के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, देखिए, देख रहे हैं, जीरो के बाद आपने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जीरो और एप्सिलॉन और साथ में ये, इसका मतलब भी है जीरो और नथिंग, नथिंग का मतलब भी एप्सिलॉन होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, अब ये देखें, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ईमेल एड्रेस के लिए। अच्छा, ईमेल एड्रेस ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं, सिंपल सा ईमेल एड्रेस जिसके अंदर ना ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है। इस ए का मतलब है एनी करेक्टर, एनी लॉजिकल, एनी अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर, मतलब एनी अल्फ़ाबेटिकल लेटर, ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके जेड तक, जीरो से लेके 9 तक, बल्कि जीरो से 9 को भी हटा दें। मतलब ये जो है ए का मतलब आप ये कह लें सम लेटर है वो। हम सिर्फ सिंपल ईमेल एड्रेस की बात कर रहे हैं, हम जर्नल ईमेल एड्रेस की बात नहीं कर रहे इसमें नंबर भी आते हैं। मैं सिंपल ये बात कर रहा हूँ कि इसमें नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन एक आपको आइडिया देने के लिए कि ईमेल एड्रेस में भी एक पैटर्न मौजूद होता है, जब ही हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, फर्ज करें मैं जीमेल के ईमेल एड्रेस की बात करूं, तो कम से कम हर ईमेल एड्रेस में एट द रेट से पहले एक करेक्टर होता है। हर ईमेल एड्रेस में एट द रेट से पहले एक करेक्टर होता है, और डॉट कॉम से पहले भी एक करेक्टर होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ u@g.com, फर्स्ट करिए कोई डोमेन है जी, तो g.com हो सकता है ना, u@g.com हो सकता है ना, लेकिन डॉट से पहले कोई एक चीज आनी जरूरी है, और डॉट के बाद कम से कम एक चीज आनी जरूरी है, तो डॉट सी भी हो सकता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने इस ए को लिखा, इस ए को गौर से देखिएगा, इस ए को, इस ए का मतलब है कम से कम एक आएगा, क्योंकि देखिए इसके ऊपर कोई क्लोजर नहीं लगा हुआ, तो इस ए का मतलब है कम से कम एक आएगा। अब अगर आपके नाम में और भी चीजें हैं, आपने बोला सर यू के बाद एस भी आ सकता है, अगर मैं दूसरा लिखूं तो सर यू के बाद एस भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, ऐसे ही है। अब डॉट जो है ना चॉइस है, अगर डॉट आ रहा है तो देखिए मैं ये ईमेल एड्रेस नहीं लिख सकता, क्योंकि डॉट के बाद मुझे कम से कम एक कैरेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर डॉट नहीं है तो इस ओके, हमने उस पूरे ब्रैकेट पे क्या लगाया हुआ है, हमने इस पूरे ब्रैकेट पे क्या लगाया हुआ है, क्लोजर का मतलब है इस ब्रैकेट को लेना है या नहीं लेना, आपकी मर्जी। अगर हम नहीं ले रहे तो सही है, लेकिन अगर हमने ब्रैकेट लिया तो डॉट के बाद हमने कह दिया कम से कम एक मेंबर आना चाहिए, और उसके बाद आपकी मर्जी है। मेरा नाम है उस्मान डॉट खान, तो अगर आपने इस ब्रैकेट को लिया है तो डॉट लेंगे आप, और डॉट के बाद कम से कम आप एक दफा क्या लगाएंगे, कोई करेक्टर लगाएंगे, और उसके बाद जितने करेक्ट, अब डॉट के बाद फर्ज करिए मेरा नाम अली भी है, तो फिर आप इस ब्रैकेट को जितनी दफा चाहे रिपीट कर सकते हैं, मतलब जितने डॉट लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन डॉट के बाद कम से कम एक करेक्टर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता कि दो डॉट एक साथ आ जाए। क्लियर हो गई बात? या ये ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता कि उस्मान डॉट और एट द रेट आ जाए, डॉट के बाद कम से कम एक चीज आनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये वाली बात आप उस्मान लिखने चाह रहे हैं आप लिख लें, यहाँ से इसको पिक नहीं करेंगे क्योंकि इस पर क्लोजर लगा हुआ है, तो आपके पास ना यहाँ बड़ी फैसिलिटीज हैं। अब आ जाए वापस, अब एट द रेट के बाद हमने बोला भाई कम से कम डोमेन के नाम में एक कैरेक्टर तो आना चाहिए, ऐसा ही है, कम से कम डोमेन के नाम में एक कैरेक्टर तो आना चाहिए, तो हमने एक कैरेक्टर लिख दिया। देख रहे हैं आप, कम से कम डोमेन के नाम में एक कैरेक्टर तो आना चाहिए, तो हमने एक कैरेक्टर लिख दिया। क्लियर हो गई बात? अब एक कैरेक्टर के बाद जितने भी आना चाहिए, जैसे जी आ गया, फिर मेल यहाँ से आ गया पूरा, आप डॉट, डॉट के बाद भी कम से कम एक कैरेक्टर आना चाहिए, तो ये डॉट कॉम हो गया। अब अगर फर्ज करें आपकी ईमेल एड्रेस ये है कि डॉट कॉम डॉट पी के, तो देखिए एक डॉट तो कंफर्म है, ईमेल एड्रेस के पैटर्न में एक डॉट तो कंफर्म है, एक से ज्यादा अगर आ रहे हैं तो वो यहाँ, जैसे fawaz.edu.pk, तो अगर या yahoo.com, तो yahoo.com इधर से बन गया, लेकिन fawaz.edu, और फिर अगर डॉट लेने मजीद तो .pk.com एंड समथिंग एल्स। क्लियर हो गई बस? तो ये एक ईमेल एड्रेस का एक थोड़ा सा सैंपल दिखाया गया, ये देखें,
कि कुछ ईमेल एड्रेस यहाँ लिखी हुई है, इनको देख लें, कलर के हिसाब से भी देख लें, ठीक है, कलर के हिसाब से भी देख लें। क्लियर हो गई बात? तो ये भी एक आपके पास क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन से आप ईमेल एड्रेस का पैटर्न भी लिख सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सही है बात? अच्छा चलिए, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करवा रहा, क्योंकि ये देखें कुछ ऐसा भी होता है। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इवन नंबर के लिए, समझिए, पहले मुझे बताइए। समझिए और मुझे बताइए। तो बताइए कि ये इवन नंबर की रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आ रही है आपको? जी, क्या समझ में आ रहा है? इवन नंबर की बेसिक जो कंडीशन होती है ना बेटा, वो ये होती है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कुछ आता है। सही कह रहा हूँ गलत? इवन नंबर की बेसिक कंडीशन ये होती है कि लास्ट में नंबर जो होते हैं वो 0 2 4 6 8 में से कुछ आता है, लास्ट जो डिजिट होता है राइट साइड पे। ऐसा ही है ना? इवन नंबर की बेसिक कंडीशन क्या है कि लास्ट में जो है, मैं बता रहा हूँ बेटा, मुझे ना थोड़ा सा इंतजार किया करे, मैं बात कंप्लीट कर लूंगा तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। अभी मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं पढ़ाने के बाद ही समझ में आएगा आपको। तो मुझे 1 मिनट दे दें, फिर कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछें, बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात मुझे बताइए कि वर्दा ने बताया कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इवन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 में से कोई आता है? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा, 1 मिनट देते हैं मुझे पहले। मुझे ये बताइए कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उसमें लास्ट में क्या आता है? 1 2 3 है, आखिर में क्या होगा? इवन होगा। तो आखिर में 0 2 4 6 में से कुछ होगा, ऐसा ही है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि सर देखें, शुरू में अगर ये नंबर इवन है या नहीं है, पहले बताइए। और ये नंबर इवन है, दोनों नंबर इवन है? नहीं है, सॉरी, ये नंबर इवन है, ये दोनों नंबर इवन है, ये दोनों नंबर इवन है जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए अभी अभी जो लिखे हुए बेटा। इसका मतलब है साइन मैटर नहीं करती, लेकिन साइन आ सकती है। इसका मतलब है -46 भी इवन है, +46 भी इवन है, और सिंपल 46 भी इवन है। ऐसा ही है। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के शुरू में लिखा कि प्लस आए या माइनस आए या कुछ ना भी आए, प्लस आए माइनस आए या कुछ ना भी आए, तो आगे बढ़ जाना। इसका मतलब है अगर प्लस आता है तब भी एक्सेप्ट कर लेना, या तो माइनस आएगा तब भी एक्सेप्ट कर लेना, अगर प्लस माइनस के अलावा कुछ भी नहीं है तब भी आप एक्सेप्ट कर लेना। इज इट क्लियर? या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा शुरू में, या कुछ नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब हमने कहा कि भाई शुरू में कुछ भी आ जाए, 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ जाए, क्लोजर का मतलब है 0 और मोर ऑफ दिस। तो ये जितनी दफा आ रहे हैं आने दो, आखिरी वाला जो डिजिट है वो क्या आना चाहिए? नहीं ना बेटा, ब्रैकेट का मतलब ना, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर एक सेपरेटर होता है रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में। मैंने आपको इतनी दफा ये बात बोली है कि प्रेजेंटेशन का तरीका होता है बेटा, प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो हम यहाँ ब्रैकेट को एज अ सेपरेटर यूज कर रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ब्रैकेट का मतलब कुछ और नहीं है। इसका मतलब यह है कि देखो, मैं तुम्हें समझाने की शायद कोशिश कर रहा हूँ काफी देर से। ये देखो, हाँ बेटा, आप लोगों की समझ में आ गया, उनको बता दूँ। ये देखो,
अब मैं सबके साथ क्यों माइनस लिखूं, मैंने कहा इस पूरे के अलावा ये आ सकता है। तो मैंने कहा या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो सी आएगा या डी आएगा, या इनमें से कुछ नहीं आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सही है। अगर मैं अंदर भी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बाहर भी लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम दोनों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि हम दोनों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने लास्ट कैरेक्टर पे निशानी लगा दी, तो भाई हमारा लास्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब मुझे बताइए मीटिंग में कितना टाइम रहता है आपकी?